हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। आज क्लास 7 चैप्टर 4 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है वायु। नया साल में 2-3 दिन नहीं बना पाए किसी कारणवश से, कोई बात नहीं। चलिए अब हम नए साल के अच्छे से शुरुआत करते हैं और प्रतिदिन हम चाहेंगे कि वीडियो हम डाल दें आप लोग, ताकि पढ़ पाएँ और आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर चले पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। मतलब कह रहा है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। जैसे कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों अगर वायु नहीं होता तो डायरेक्ट रूप से अगर सूर्य की किरणें पड़ता तो हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी वायुमंडल ही करता है। इस तरह से हम पृथ्वी के तापमान को सहने योग्य बनाया जा सकता है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अब देखते हैं आगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैस हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। जैसे देखा जाए, ये एक इस तरह से बताया है, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, फिर देखा जाए कि आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, अन्य सभी है 0.04%। पूछता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन कितना है तो 0.93%। इस तरह से अब आगे जिससे वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं, जो अभी हम देखें चित्र में। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है कि वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं,
परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि पौध के अपने जीवन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन की। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाली जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। जैसे हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब हम ये बॉक्स में देखें कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। इस तरह का है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह का बताया जा रहा है। अब आगे देख रहे हैं क्या बताता है। वायुमंडल की संरचना, इसमें क्या कह रहा है। वायुमंडल की संरचना देखते हैं। अब हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। इससे तो क्वेश्चन बनता है, कन्फर्म है कि इसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर देता है। हमारा वायुमंडल कितने परतों का बना हुआ, 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। 5 परत कौन कौन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। अब क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है ये पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठाता है कि क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। वैसे देखो, जितना भी मौसमी घटनाएं होती है वो सब किस में होता है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के पूछेगा कि औसत ऊंचाई तो 13 किलोमीटर। जितना भी वर्षा है, कोहरा है, ओलावर्षण है, ये सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। अब दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल की विशेषता पढ़ेंगे कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ओजोन गैस किस में होता है, तो ओजोन गैस की परत जो है समताप मंडल में होता है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मतलब ओजोन गैस क्या करता है कि यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब आगे है
मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठाता है, उल्का पिंड किस परत में जल जाता है? तो मध्यमंडल में। आगे है वायुमंडल। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्र से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पूछेगा कि आयन मंडल किस में है? तो वायुमंडल में। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। अगला है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। अब ऐसा लगता होगा कि केवल बुक का रीडिंग दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कुछ आलतू फालतू इधर उधर से हम कुछ समझाएं या फिर हम वो लंबा वीडियो बनाएं। हम चाहते हैं कि जो एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है बस हम केवल उसको दिखाएं और वो समझें और वो याद करें। क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्त। जहाँ भी कहीं पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बुक का कौन सा लाइन से कहाँ पे क्वेश्चन उठा देगा नहीं पता, वही क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा कुछ समझाते हुए वीडियो लंबा करें और टाइम इधर उधर दें। इसलिए हम डायरेक्ट जो बुक में लिखा हुआ है उसी चीज़ पर हम फोकस करते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके सीटेट पेपर 2 और बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है। एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। अदर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो पता चलेगा कि रियल में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और कैसे हम एनसीईआरटी बुक पढ़ें। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी वायुमंडल। अब ये पढ़ने के बाद देखते हैं कि ये फिगर में बुक में समझाया है क्षोभ मंडल और ये है समताप मंडल। ये दोनों के बीच ये परत है, ये एक रेखा है। इस रेखा का नाम दिया क्षोभ सीमा। मतलब कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच जो एक रेखा है उसको क्या नाम दिया है? क्षोभ सीमा। अब देखते हैं कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होता है। देखते हैं माउंट एवरेस्ट है जो क्षोभ मंडल में ही स्थित है। मौसम की जितने भी घटनाएं घटित होता है वो क्षोभ मंडल में स्थित होता है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है समताप मंडल। समताप मंडल देखें तो हवाई जहाज, इससे क्वेश्चन पूछता है कि हवाई जहाज उड़ने में कहाँ सक्षम है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ है? तो समताप मंडल में। ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब आगे है, आगे देख रहे हैं मध्यमंडल और समताप मंडल के बीच एक रेखा है, ई रेखा। इसको क्या कहा? समताप सीमा। अब आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ फिगर में ये दे रहा है मध्यमंडल था और वायुमंडल है। इन दोनों के बीच एक डॉट डॉट जो रेखा है इसको कहें मध्य सीमा। अब आगे है, ऊपर में वायुमंडल है और उसके ऊपर है बहिर्मंडल। इस तरह से देखिए 5 परतों में, पृथ्वी के 5 परतों में ऐसे इस तरह से बांटा गया है। वायुमंडल की परतें हैं उसको 5 भागों में बांटा गया है। अब देखा जाए आगे क्या था। आगे है, यहाँ से पढ़ रहे थे कि रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल में पढ़ना है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब आगे है मौसम एवं जलवायु के बारे में पढ़ना है। क्या
आज वर्षा होगी, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जिसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। जैसे मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यहाँ से एक लाइन क्वेश्चन निकलता है कि मौसम किसको कहते हैं। तो मौसम वह है जब वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, उसको मौसम कहते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। जैसे अच्छा हवादार जब रहता है तो हमें अच्छा लगता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। मतलब कहा कि मौसम दिन प्रतिदिन बदलता है, लेकिन जलवायु है जो दीर्घकाल यानी कि लंबी दिन तक वो जो बदलता है उसको जलवायु कहते हैं। अगला है एक बॉक्स में दिया हुआ। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। बाप रे, सोचिए सूर्य का जो ऊर्जा है वो पृथ्वी पर मात्र 2 अरबवां भाग ही आता है, तब भी इतना गर्म महसूस होता है। आगे है तापमान। आगे क्या पढ़ना है, तापमान। अब प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। क्या होता है, वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जैसे वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ये तो पता है कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा तापमान होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, तापमापी से क्या मापते हैं, तापमान मापते हैं। वायुदाब मापी से क्या मापते हैं, वायुदाब मापते हैं। वर्षा मापी से क्या मापते हैं, वर्षा की मात्रा। अवात दिग्दर्शी से क्या मापते हैं, पवन की दिशा। इस चारों में से लगभग सब पूछता है। वायुदाब मापी तो अक्सर पूछता है कि वायुदाब किससे मापते हैं, वायुदाब मापी से। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा। ताप मापी तापमान मापते हैं। अवाक दिग्दर्शी पवन की दिशा मापते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था लगभग। अब आगे है, ये बॉक्स में दिया है तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। मतलब तापमान को क्या चीज़ से मापते हैं, डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार कौन किया था, एंडर सेल्सियस ने। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब आगे पढ़ना है। आगे है, अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बनी भवन गर्म हो जाती हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। वायुदाब का मतलब क्या है, वायुदाब का मतलब है कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर
विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु दाब किसको कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होती है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होता है? तो समुद्र स्तर पर, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के दाब द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके परिणाम फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करते हैं। मतलब जब भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, मेरी नज़रों से ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो हम उसको ज़रूर हाईलाइट करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछता है। लोग का मन में अगर लगता होगा दोस्त कि केवल रीडिंग दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट है हम केवल वही पढ़ें। हम अलग से कुछ हम फालतू समझाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो बुक है उसी को अगर लाइन बाय लाइन याद कर लेते हैं तो हाँ पक्का है कि ये क्वेश्चन धराएगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कौन सा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ पूछता है, सीटेट में पूछता है, बीपीएससी में पूछता है, टीआरई में पूछता है या अदर एग्जामिनेशन में पूछता है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो एक बार, दो बार, चार बार जब पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, समझेंगे, रियल में उसको जब याद करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ सही में क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो हम इसलिए हम जानबूझ करके यही क्वेश्चन को बार बार देखते हैं कि हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछता है, उसको हम ज़रूर हाईलाइट करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये बॉक्स में क्या दे रहा है? बॉक्स में क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। ऐसा मतलब चांद पे कहा गया। अब पढ़ेंगे हम पवन के बारे में। पवन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पवन कितने प्रकार में? 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे देखें कौन कौन पवन है। एक है अस्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। अस्थाई नाम ही है क्या? अस्थाई पवनें, मतलब ये अस्थाई है, वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती है, उसको अस्थाई पवनें कहते हैं। दूसरा है मौसमी। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, मतलब मौसम की तरह बदल जाता है, तब इसको कहते हैं मौसमी परिवर्तन। उदाहरण के लिए भारत में कैसी है? मानसूनी पवनें हैं। अगला है अस्थानीय। नाम से ही लग रहा है अस्थानीय। अस्थानीय का मतलब कोई निश्चित स्थान पे चलने वाली पवन। जैसे ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं।
उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब ये फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखें तो ये भूमध्य रेखीय, मतलब इसको कहते हैं क्या, भूमध्य रेखीय निम्न दाब या डोलड्रम इसको भी कहते हैं। और यहाँ पे हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। ये हो गया मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। और जब कर्क रेखा और ये देखें तो 66.5 डिग्री वाला अधो ध्रुवीय निम्न दाब, ये दोनों के बीच में एक इधर से चलता है और एक इधर से, त्रिपोष्ण उच्च दाब यानी हॉर्स अक्षांश कहते हैं। हॉर्स अक्षांश कहें तो किसको? 35 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर को कहते हैं हॉर्स अक्षांश। और फिर अब आगे नीचे देखते हैं, नीचे वही है 30 डिग्री दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिण के बीच उपोष्ण उच्च दाब यानी हॉर्स अक्षांश। और फिर ये विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, और इसी तरह से है। अब इसमें देख लीजिए, और अगर नहीं पता चल रहा है दोस्त तो ये वाला बुक से ये देखिएगा फिगर और उसको फिर समझिएगा। अब आगे क्या है देख रहे हैं, ये बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि नहीं पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस बुक में दिया हुआ है चक्रवात और इसको प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। कहाँ से उठता है? बंगाल की खाड़ी से। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनें तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात की फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवने के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं देखने के लिए मिला कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पता कि मुझे नहीं पता था कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, इसलिए हम नहीं छोड़े और इसको फिर से देख लेते हैं क्या है। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। मतलब कहाँ से हुआ? थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण। और धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा, गहन होकर इससे महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बॉलीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। देखा जाए धान, सब्जियों व फलों की खाड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुआ लवणता के कारण कृषि युग विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। इस तरह का ये बॉक्स में दिया हुआ था। अब आगे देखते हैं कि क्या है। आर्द्रता है। आर्द्रता के बारे में पढ़ना कि आर्द्रता के बारे में क्या कह रहा है।
आर्द्रता के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जैसे जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। इस तरह से अब देखा जाता है कि पृथ्वी पर तल के रूप में गिरने वाला घर्षण वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जैसे पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। क्या हुआ कि पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पर सर्व से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्या कहा, संवहनीय वर्षा। यह है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा में देख रहे हैं कि यह नदी है। नदी से वाष्प के द्वारा पानी ऊपर उठा, ऊपर में बादल बनाया, अब फिर ऊपर से बारिश हुआ, तो ये हो गया संवहनीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में देख रहे हैं कि ये पहाड़ी है, पहाड़ी है, पहाड़ी है, नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा होगा वाष्प के माध्यम से सब अथी, फिर ऊपर बादल बनाया, अब बादल बन के फिर बारिश हो गया नीचे, ये वो पर्वत के सहारे हो गया, इसको पर्वतीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा ये क्या है, ये एक नदी है, नदी से थी गर्म वायु ऊपर उठा, जल है तो बाष्प बनकर ऊपर उठ गया, ऊपर यथी हुआ, बादल बन गया, अब ठंडी वायु होकर फिर नीचे गिर गया, इस तरह से ऐसे 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 वर्षा के रूप में फिर नीचे आ गया, तो हो गया चक्रवाती वर्षा। अब आगे, पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। अब इसमें देखते हैं, ई बॉक्स में क्या लिख रहा है, वर्षण के दूसरे रूप क्या है, हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला, इस तरह का। अब इसमें कुछ छूटा तो नहीं। अब अभ्यास है, ये हम कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे, बार बार हम कह रहे हैं कि वीडियो अभ्यास वाला वीडियो अलग बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अच्छा, ये बॉक्स वाला थोड़ा सा छूट गया था। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाले पवन को क्या कहते हैं, पश्चिमी या पछुआ पवन। मतलब जिधर से पवन आएगा उसी के आधार पर नाम पवन को पड़ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्त, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, वीडियो में ज़रूर कमेंट करें
क्या है, कैसा है, किस तरह का वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। सक्षम होगा तो हम ज़रूर बना पाएंगे। और लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, और सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक पे मेरा कितना हौसला बढ़ेगा। तो हम वीडियो ज़रूर डालेंगे, ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे, प्रतिदिन डालेंगे, कोशिश करेंगे। कोई कारणवश ना बन पाता है तो नहीं डाल पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे प्रतिदिन 2-3 वीडियो हम ज़रूर बनाएं ताकि आप लोग को सीटेट का एग्ज़ाम, बीपीएससी का आ रहा है एग्ज़ाम, उसमें सपोर्ट हो। फिर एईडीओ का एग्ज़ाम आ रहा है और सभी एग्ज़ाम होगा या हो रहा होगा, वो सभी में हेल्प होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी नहीं पता चलेगा कि हाँ एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब सीटेट पेपर 1, पेपर 2 या फिर बीपीएससी का तैयारी या फिर बीपीएससी टीआरई का तैयारी करेंगे या स्टेट का तैयारी करेंगे तो ज़रूर पता चलेगा कि सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके एनसीईआरटी। हम ज़्यादा कुछ नहीं समझाने का कोशिश करते हैं, वीडियो लंबा होगा, ज़्यादा हम कुछ बोलने का कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश हम ये ज़रूर करते हैं कि बस चैप्टर बाय चैप्टर और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, क्लास बाय क्लास ज़रूर जो बुक में लिखा हुआ है वही अगर लाइन बाय लाइन याद हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आता है और सच में क्वेश्चन इससे पकड़ाएगा। तो थैंक यू।